नमस्ते दोस्तों। अभी हम देखेंगे बिहार का हिस्ट्री, जिसमें आज मध्यकालीन बिहार को पूर्णतः खत्म कर लेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पूर्ण विवरण। और इसके साथ ही हम लोग आज इसे संबंधित एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, जिसमें पूरा बिहार का मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ उससे संबंधित सारा एमसीक्यू का विवरण देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्यकालीन बिहार से पहले का जो समय था, पूर्व मध्यकालीन बिहार, उसमें क्या क्या हुआ। तो पहले आए पालकालीन बिहार, पाल का शासन था। तो हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी, ठीक है, के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का अभ्युदय हुआ। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ये महत्वपूर्ण है, ठीक, जिसने इस वंश का अधिकार शीघ्र ही बिहार के क्षेत्र में विस्तृत कर दिया। कुछ समय के लिए पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया। अब आया धर्मपाल। पहले गोपाल था, फिर धर्मपाल, जिसका शासन था 710 से 810 ईस्वी में, जिसने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, मतलब कि लास्ट क्वाड्रिलेटर, जैसे कि 1975 हो गया, तो 75 के बाद का समय जब 2000 में होता है तो उसी को बोलते हैं अंतिम चतुर्थार्थ में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूरब में सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया। तो धर्मपाल जो था उसका देख लेते हैं, इस तरह याद कर लेंगे। उत्तर में क्या था? नेपाल, ठीक है। पूरब में सागर तट, मतलब कि बंगाल की खाड़ी, और पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर। दक्षिण का इसमें क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। तो कुछ इतिहासकारों ने के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया, मतलब कि दक्कन तक वो साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। उसके समय में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो पाल वंश का जो शासन था उस समय दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दे दिए। फिर बौद्ध धर्म के प्रशयदाता, मतलब कि जो बौद्ध धर्म को बचाए हुए थे, प्रचार कर रहे थे, उसके रूप में वह प्रसिद्ध हुए, ठीक है। मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासनकाल में भी प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का फिर से उदय हुआ, पुनरोदय हुआ, ठीक है। उसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, जो उसके बच्चे थे वो उतने अच्छे शासक नहीं थे, जिसका लाभ उठाकर बंगाल में कैवर्त शक्तिशाली हो गए और सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो पाल के बाद देख लीजिए, ये कैवर्त का शासन आ गया, जो सेन शासक थे। उसके बाद पालों की जो शक्ति थी वो मगध के कुछ ही भागों में सिमट कर रह गई। फिर रामपाल की मृत्यु उपरांत गढ़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। फिर सेन शासकों के क्रमशः विजय सेन और बल्लाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूरब तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अराजकता के इस वातावरण में बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों का आक्रमण हो गया। तो ये याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों का आक्रमण आरंभ हो गया। वही तुरुस्कंड नामक कर की चर्चा गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलता है। ये याद रखिएगा, तुरुस्क दंड नामक कर, ये टैक्स है, ठीक है। ये जो कर का चर्चा मिलता है, ये ताम्रपत्र में मिलता है, जो गढ़वाल वंश से संबंधित था। यह कर इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था
और इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। मतलब कि तुर्कों के आक्रमण से संबंधित, उससे बचाव से संबंधित अनेक प्रकार की सामग्री या उपकरण या सामान खरीदे जाते थे। ठीक है। पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थानों को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया, ये इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया तथा उसी ने नालंदा महाशिविर को 200 गांव दान स्वरूप दिए। ओदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासन काल में संगठित हुए। तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, क्योंकि तिब्बती लोग भी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित एवं अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए थे। बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद भी नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामीन तिब्बत से बिहार आया। ठीक है, ये घटना तब की है जब बख्तियार खिलजी ने वहां की नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया, वहां के लाइब्रेरी को जला दिया। ठीक है, तो उसके बाद भी जो बौद्ध भिक्षु थे धर्म स्वामीन, वो तिब्बत से बिहार आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। उस क्षेत्र के शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने आर्थिक अनुदान भी दिए। ठीक है, शैलेंद्र वंशी। ये सब बस याद रखिए कि पैरेलली कौन कौन से वंश चल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो तुर्की से आक्रमण हो रहा हो या फिर और पाल चल रहा है साथ ही साथ, और भी विभिन्न जो चल रहे हैं साथ साथ में, ये टाइम पीरियड याद रखते जाएगा। तो पाल शासकों ने मूर्ति कला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया, ये भी याद रखिएगा। मूर्ति कला पाल काल में गौतम बुद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर से बनाए गए। ये भी एक विशेषता थी पाल काल की, किसने काले पत्थर का उपयोग किया, चाहे वो गौतम बुद्ध की मूर्ति हो या फिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए काले पत्थर का उपयोग किया गया। फिर पाल वंश को अब विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, वो था इंट्रोडक्शन कि क्या क्या कहानियां हुई। अब ये देख लेते हैं कि ये इसमें कौन कौन से राजा हैं। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। वह एक योग्य और कुशल शासक था। उसने पाल वंश का अधिकार बिहार के क्षेत्र में फैलाया। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक अर्थात 20 वर्षों तक शासन किया। उसने ओदंतपुरी और वर्तमान, ये याद रखिएगा, जो वर्तमान का बिहार शरीफ है उसका नाम ओदंतपुरी था, में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। उसके बाद धर्मपाल, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल जो था वो 770 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह पाल वंश का पहला ऐसा शासक था जो कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझ गया। ठीक, मतलब कि धर्मपाल कन्नौज के युद्ध में फंस गया। फिर धर्मपाल बौद्ध धर्म को मानता था। उसने अनेक मठ व बौद्ध विहार बनवाए। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित, ये भागलपुर में है, विक्रमशिला में महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु 200 गांव को दान में दिया। तो ये दोनों चीजें याद रखिए कि एक तो विक्रमशिला को वो स्थापित किया, निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव और बेहतर बनाने के लिए 200 गांव दान में दे दिए। ठीक है, तो प्रतिहार नरेश जो थे, प्रतिहार भी इसी समय था, पाल के बाद प्रतिहार। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट भी। ठीक है, राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया। ये सभी एक ही समय में है। ठीक है, एक ही टाइम पीरियड के हैं, याद रखिएगा। एक पाल वंश, एक प्रतिहार और राष्ट्रकूट। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। फिर देवपाल के बारे में देख लेते हैं। तो धर्मपाल के बाद उसका पुत्र जो था वो देवपाल गद्दी पे बैठा, वो और उसकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। देवपाल ने भी कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया। देवपाल बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, और जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिए। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश की अवनति शुरू हो गई। मतलब कि इसमें जो उत्तराधिकारी थे वो उतने अच्छे नहीं थे शासन करने के लिए। अब देख लेते हैं विग्रहपाल से महिपाल, कुछ छोटे छोटे कार्यकाल के थे, ये भी पाल वंश के शासक थे। तो देवपाल के बाद विग्रहपाल जो थे वो 4 वर्षों के लिए आए। फिर नारायण पाल जो थे
इसमें बस नाम बता दिया जा रहा है। फिर राज्यपाल, फिर गोपाल द्वितीय, फिर इसी तरह शासन बढ़ते गए। तत्पश्चात महिपाल प्रथम के समय में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शासक थे महिपाल, ठीक है। फिर महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। रामपाल इस वंश के अंतिम शासक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो रामपाल, ठीक है। अब देखते हैं कर्नाट वंश। इनका शासन था 1098 से 1325 ईस्वी तक। बिहार में जिस समय तुर्कों के सैन्य अभियानों की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय इस क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील हो गई, ठीक है। पाल की स्थिति समाप्त होने लगी मगध में। वहीं रामपाल के शासनकाल, जो अंतिम शासक थे पाल वंश के, में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ, जिसके संस्थापक थे नान्यदेव। नान्यदेव एक महान शासक थे जो 1098 से 1133 ईस्वी तक शासन किए। उनका पुत्र जो था वो गंगदेव एक योग्य प्रशासक था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल के तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। गंगदेव के बाद उसका पुत्र जो आया नरसिंहदेव, जो 1187 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। तो पहले नान्यदेव, फिर गंगदेव, फिर नरसिंहदेव। नरसिंहदेव इंपॉर्टेंट था और 38 वर्षों तक शासन किया। नरसिंहदेव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ हुआ। इसी कारण नरसिंहदेव द्वारा तुर्की के साथ सहयोग किया गया, मतलब तुर्की के साथ ये संबंध बनाया, सहायता मांगा। जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हुए तो नरसिंहदेव ने भी उसे नजराना या भेंट किया, ठीक है। यहाँ पे नरसिंहदेव बख्तियार खिलजी से दोस्ती किया, ठीक है, उसके कार्यों को प्रोत्साहित किया। उस समय नरसिंहदेव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र पर फैला हुआ था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांत पतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैन्य अभियान किए गए। समकालीन तिब्बती यात्री धर्मास्वामिन ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति टुगरिन तुगन के असफल अभियान की चर्चा की गई है। उस समय तिरहुत पर राम सिंह देव का शासन था। तो राम सिंह देव का जो पुत्र एवं उत्तराधिकारी था वो शक्ति सिंह देव एक दुर्बल शासक था, परंतु उसके हरि सिंह देव को नान्य देव से भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ठीक है। यह दुर्बल राजा जरूर था, लेकिन नान्य देव से भी अधिक प्रतिष्ठा मिलती है इसे जब बात होती है कर्नाट वंश की, ठीक है, क्योंकि कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्य देव और उनसे ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है हरि सिंह देव को, परंतु वे दुर्बल शासक था। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तान का संपर्क निरंतर बना रहा। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाट शासकों के नजराना प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र की विजय अंततः ग्यास-उद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के क्रम में हुई, ठीक है। यहाँ पे तुगलक वंश भी आ गया, ठीक है। उस समय तिरहुत का शासक हरि सिंह देव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया तथा इसी वजह से उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय हो गया। परंतु हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक था के रूप में सक्रिय रहा। उसी समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। ये पंजी प्रबंध क्या है? जिसके फलस्वरूप पंजीकार जो रजिस्ट्रेशन करते हैं का एक नया वर्ग संगठित हुआ, ठीक है। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इस काल में, यहाँ पे निबंध लिखा गया। पिछले काल जो हम लोग पाल काल पढ़े थे उसमें मूर्तियां बनाई गई थी बौद्ध और अनेक हिंदू देवी देवताओं का काले पत्थर से, और यहाँ पे निबंध की परिचालन थी, ठीक है। इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गई मैथिली समाज का, जो वर्तमान काल में दरभंगा में है, ठीक है, उसी साइड को मिथिलांचल कहा जाता है। तो इसकी विशेषता इसी काल से जुड़ी हुई है। अब देख लेते हैं बिहार में तुर्क शासन का आगमन। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं थी, ठीक है, ये संगठित नहीं थी। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच गंगा नदी एक भौगोलिक विभाजन रेखा के साथ साथ राजनीतिक सीमा रेखा भी रखती थी, ठीक है। जैसे ये बिहार है तो ये बीच में जो गंगा नदी है ये उत्तर और दक्षिण को बांट देती थी, राजनीतिक सीमा भी थी भौगोलिक के साथ साथ। तो उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाट वंश का, ये जो उत्तरी बिहार है ये कर्नाट वंश का था, ठीक है। जबकि दक्षिणी बिहार का विभिन्न छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे शासक थे। तो पठारी क्षेत्र में
जैसे छोटा नागपुर इस साइड है, ठीक है, कि नाग वंश की चर्चा मिलती है परंतु विस्तृत रूप में नहीं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि यह सभी पृथक क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक ठीक है, इसको कह सकते हैं बख्तियार खिलजी। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में करमनाशा नदी, जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है, ठीक है, करमनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान आरंभ किए। उस समय सेन वंश का शासक जो था वो लक्ष्मण सेन था। सेन वंश किससे संबंधित है? बंगाल से, ठीक है। और पाल वंश का शासक था इंद्र धूमन पाल, ठीक है। तो मनेर को अपने सैनिक अभियान का केंद्र बनाकर 1198 से 1204 के बीच उसने मगध एवं अन्य राज्यों का आत्मसमर्पण हेतु बेबस कर दिया। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता जो थी वो ओदंतपुरी बिहार, मतलब कि बिहार शरीफ की विजय थी, ठीक है। इसकी पहली महत्वपूर्ण सफलता थी बिहार शरीफ की विजय, जो 1198 में संपन्न हुई। तत्पश्चात उसने 1203 से 4 में नदिया जो क्षेत्र है वो बंगाल का क्षेत्र है पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर बिना लड़े ही पलायन कर गया। इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्की का, मतलब पठारी क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी पूरा बिहार में तुर्कों का नियंत्रण हो गया। इसके साथ ही बंगाल का अधिकांश भाग भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो फिर इब्ने बख्तियार ने इस क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती में बनाई। लखनौती को लक्ष्मण बाटी के नाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से ऐबक के अधीन इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक भी आ चुका, गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी के पश्चात ऐबक ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। जब ये बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्षेत्र को अपने डायरेक्ट अधिकार में कर लिया। फिर भौगोलिक कारणों से उस क्षेत्र में बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां एक समान बनी रही। फिर सल्तनत काल में बंगाल में कई बार स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। बंगाल के शासक हमेशा बिहार पर नियंत्रण का प्रयास करते रहे क्योंकि वे दिल्ली की ओर से होने वाले किसी आक्रमण की स्थिति के लिए बिहार को एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति के रूप में, क्योंकि कोई भी जाता था ना बंगाल, तो मोस्टली लोग, क्योंकि उधर से जाना पॉसिबल नहीं था, कैमूर का जंगल ज्यादा था, तो ये लोग गया का या उदंतपुरी मतलब बिहार का, बिहार शरीफ का रास्ता चुनते थे। तो ये एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति के रूप में विकसित हुआ। फलतः बिहार का क्षेत्र दिल्ली और लखनौती बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बन गया, ठीक है। इसीलिए दोनों लोग अपने अपने, दिल्ली में जो शासक थे और बंगाल में जो शासक थे वो बिहार में ही हमेशा संघर्ष करते थे। बिहार के क्षेत्र में इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी के अभियान हुए आक्रमण के लिए। इन सभी ने बिहार पर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयत्न किया। लगभग 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी वहां पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल नहीं हो पाए, ठीक है। रजिया सुल्तान थी, ठीक है। उसके बाद बलबन आया। तो बाद में बलबन ने इस क्षेत्र में अभियान किए और तुगरीन के विद्रोह का दमन किया। तुगरीन के विद्रोह, ठीक है। इस समय तुर्कों का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर स्थापित था। तो तुगलक के समय मुख्य रूप से बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का महत्वपूर्ण वर्चस्व कायम हुआ। गयासउद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित कर दिया। वही मोहम्मद बिन तुगलक, अब तुगलक वंश आ गया, ठीक है, यहां से ही। तो कोई काल में बिहार के जो उस समय में शासक थे मजदूर मुल्क ने हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है। इस प्रकार तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और इस क्षेत्र का नाम तुगलकपुर कर लिया गया। तो तिरहुत जो क्षेत्र था उसे ही तुगलकपुर कहा जाता था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरभंगा में सुल्तान ने एक दुर्ग
और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ये काल जब था तुगलक वंश का शासन था, ठीक है। वहीं उसके समकालीन जो सूफी संत थे, हजरत सुर्फ-उद-दीन याह मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल अशफाए जैसी रचनाओं ने तुगलक काल में बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी दी। यह याद रखिएगा, मलफूजात और मनाकिबुल अशफिया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दक्षिण बिहार, जो वर्तमान में झारखंड क्षेत्र है, होते हुए 1359 में बंगाल पे अभियान किया फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, याद रखिएगा। सिरते फिरोज शाही में ये जो है वो भी कृति है। सिरते फिरोज शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से मुलाकात करने की चर्चा भी मिलती है। तो गया और पटना के क्षेत्रों से उनके अनेक अभिलेख प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि ये गया और पटना के क्षेत्र में बहुत समय तक अपना समय बिताए थे, जिससे कि उनकी अनेक कृतियां मिलती है। और राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का भी उल्लेख है, मतलब कि वो राजगीर भी गए थे। तो तुगलक के काल में बिहार की जो राजधानी थी बिहार शरीफ थी, ये याद रखिएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार राज्य का नाम बिहार संभवतः इसी काल में पड़ा। बिहार शरीफ में ओदंतपुरी, महाबिहार और अन्य अनेक बिहार यहाँ मौजूद थे। माना जाता है कि इन्हीं बिहार के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो तुगलक वंश के कारण ही इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो बिहार में अब अफगानों का शक्ति क्या क्या था? तो भारत पर तैमूर के आक्रमण 1398 से 99 में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक साम्राज्य विघटित हो गया, ठीक है। अब तैमूर का आक्रमण हुआ जिससे कि तुगलक साम्राज्य का विघटन हो गया। इस समय बिहार का क्षेत्र अपने निकटवर्ती जौनपुर के संगठित राज्य के प्रभाव में आ गया। तो जौनपुर राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तथा दक्षिण में बक्सर तक व शेष भागों पर बंगाल के शासकों का प्रभाव पड़ा। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब बिहार से तुगलक वंश का विघटन हो गया, उसी समय जो जौनपुर का राजा था उसने बिहार के कुछ क्षेत्रों को अपने शासन व्यवस्था में मिला लिया, ठीक है, जिसमें दरभंगा से लेकर बक्सर का क्षेत्र था और बाकी जो क्षेत्र थे बिहार के वो बंगाल के शासक ने हड़प लिया। वहीं बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार के लिए जौनपुर के सरकी और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच लंबा संघर्ष चला। यह लड़ाई जौनपुर पर दिल्ली का विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के मध्य लड़ी गई, ठीक है। फिर बिहार शरीफ स्थित छोदी के अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां नोहानी को गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ जो बिहार में एक क्षेत्र है वो पटना जिला के अंतर्गत ही आता है, तो बाढ़ नामक स्थान पर पराजित किया। किसने? सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को। कर उसके साथ एक संधि करके बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर को सीमा रेखा निश्चित कर दिया गया। फिर लोदी शासकों ने बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति भी काफी मजबूत हुई। ये शासक भी महत्वपूर्ण था बिहार के इतिहास के लिए, जो मध्यकालीन इतिहास है। बिहार के गवर्नर जो थे दरिया खां नुहानी एक स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहता था। उसके संबंध इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे नहीं थे, परंतु 1523 ईस्वी में दरिया खां नुहानी का निधन हो गया। अब देख लेते हैं मध्यकालीन बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेख, जैसे कि खड़गपुर जो मुंगेर के राजा का अभिलेख है, मभुआ में शेरशाह का अभिलेख है, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, फिर बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, खारवार प्रमुख का प्रताप धवल के 3 अभिलेख, फिर संग्राम गुप्त का पंचोताम्र पत्र अभिलेख। बिहार शरीफ का ये याद रखिएगा, बिहार शरीफ में बहुत समय तक तुगलक वंश रहा था, तो प्रस्तर अभिलेख, फिर बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, फिर फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, ठीक है। दूसरी ओर 1526 ईस्वी में बाबर, यहाँ पे मुगल वंश का आगमन हो गया, से इब्राहिम लोदी की हार हो गई, यहाँ पे लोदी वंश चला गया, ठीक है।
और दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी बीच अवसर पाकर बिहार में दरिया खान नुहानी का पुत्र जो था बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। फिर बहार खां को नुहानी और फरमुली कबीलों के सरदार ने साथ दिया। बाद में इन अफगानों को दबाने के बाबर के आदेश पर हुमायूं ने जीनपुर से अफगानों को खदेड़ दिया और उस पर नियंत्रण कायम कर दिया। ठीक है, बाबर के समय में ही इस पे नियंत्रण हो गया था हुमायूं के कारण। हुमायूं इस क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया था। हुमायूं उस समय राजा नहीं था, बाबर ही राजा था। ठीक है, फिर उत्तर और दक्षिण बिहार में इस समय दो अलग अलग अफगान शासकों का नियंत्रण था। उत्तर बिहार में बलिया और सारण तक बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह का नियंत्रण था, जबकि दक्षिण बिहार में मुंगेर तक मोहम्मद शाह नुहानी का नियंत्रण था। दोनों शासक मिलकर मुगलों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान महमूद लोदी ने बिहार में शरण ली और मुगलों के खिलाफ तैयारी आरंभ कर दी। यहाँ पे लोदी जो था फिर से बिहार में शरण लिया, लेकिन 6 मई को 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध, ये याद रखिएगा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर ने इन अफगानों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। घाघरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें अफगानों की हार हुई और बाबर की जीत हुई। 1529 ईस्वी घाघरा का युद्ध। फिर बाबर ने मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर दिया। बाबर के निधन के बाद हुमायूं की आरंभिक कठिनाइयों के समय पूर्वी भारत के इन अफगानों ने फिर से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा घाघरा का युद्ध के बारे में विस्तार से। तो 1531 ईस्वी में आजम हुमायूं, सरबानी ईशा खान, दिव्यन लोदी और वायजीद ने बिहार में अपने समर्थकों को एकत्रित किया और महमूद लोदी को फिर से बुलावा भेजा, जिससे कि लोदी वंश फिर से जीवित हो सके। इस बार उन्होंने पटना में उसका राज्याभिषेक कराया और सभी अफगानों ने, जिसमें शेर खां भी सम्मिलित था, उसका वैधानिक अधिकार स्वीकार कर लिया गया। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दौहरिया में अफगानों को पराजित कर दिया गया। यह भी याद रखिएगा कि दोबारा पराजित हुआ, एक बार बाबर से, एक बार हुमायूं से। इस लड़ाई के साथ ही बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत हो गया। नुहानी शासकों के पतन के साथ साथ बिहार में अफगानों के बीच नए नेता के रूप में, तो ये देखिए अफगानों का नया नेता जो था वो शेर शाह था। कभी इसे शेर शाह भी कहा जाता है, शेर खां भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। शेर शाह के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शेर शाह। ठीक है, खासकर बिहार और बंगाल के इतिहास के लिए। उसका जन्म एक साधारण परिवार में 1472 ईस्वी में हुआ। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। उसके पिता हसन खान जीनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, फरीद खान ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक जो था वो सुल्तान मोहम्मद बहार खान, ठीक है, लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। याद रखिएगा किसने उपाधि दी शेर खान की? तो सुल्तान मोहम्मद बहार खान ने। फिर जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद फरीद सासाराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंधन करने में लगभग 21 वर्ष तक लगा रहा। हसन खां की मृत्यु के बाद 1520-21 ईस्वी के आसपास सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे टांडा, ख्वासपुर, सासाराम की जागीर सौंप दी। शेर खां के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे, मतलब ये भी अफगान ही था। ये याद रखिएगा कि शेर खां जो था अफगान था और अफगानों का नेता बन गया था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति साधारण कोटि की थी। वे सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो मूल रूप से मोइजुद्दीन बिन साम के वंशज मोहम्मद सूर, जो एक अफगान महिला से विवाह करके उसी गांव में बस गए थे, उसी का संतान था। शेर खां का पितामह इब्राहिम खान बहलोल लोदी के काल में भारत आया था। इब्राहिम खान के 3 पुत्र थे, जिसमें बड़े पुत्र का नाम हसन खान था, शेर शाह के पिता। फिर सुल्तान मोहम्मद शाह ने शेर शाह को अपने पुत्र जलाल का शिक्षण व संरक्षण नियुक्त कर दिया। ठीक है, फिर 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ये 1534 ईस्वी में उभरा। ठीक है,
और 1537-38 में उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1539 में उसने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा की निर्णायक लड़ाई में हरा दिया। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, ठीक है। ये एकदम याद रखिएगा, जिसमें हुमायूं को पराजित कर दिया था शेरशाह ने, ठीक है। हुमायूं ईरान में शरण ले लिया था। चौसा की लड़ाई में विजय होने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर विराजमान हुआ, और उसके कारण जो हुमायूं हार गया तो उसे ईरान में जाकर शरण लेना पड़ा। वहीं बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ, घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। इसके बारे में देख लेते हैं। बिलग्राम का युद्ध, चौसा में पराजित होने के एक वर्ष बाद हुमायूं की सेना 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के निकट शेरशाह से युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हुई। बिलग्राम के युद्ध जो 1540 में विजय के पश्चात शेरशाह ने कन्नौज में डेरा डाला और शुजात खां को विजय हेतु ग्वालियर भेज दिया। 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। नवंबर 1540 में शेरशाह ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। फलतः शेरशाह की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। शेरशाह ने सूर वंश की स्थापना की। ये भी याद रखिए, सूर वंश की स्थापना किसने की? शेरशाह। और ये महत्वपूर्ण है, देश में डाक प्रथा का प्रचलन आरंभ किया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनाया और इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बना दिया। उस समय तो जो तुगलक जो लोग थे, वे लोग तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ बना दिए थे, ठीक है। तो यहां से ही परिवर्तित हुआ, शेरशाह ने बिहार की राजधानी जो है वो पटना बना दिया, ठीक है। तो बिहार की राजधानी पटना बना 1541 में बिलग्राम युद्ध के बाद। तो इस दुर्ग के निर्माण और पटना की राजधानी बनने की चर्चा अब्दुल शाह की रचना जो है तारीख दाऊदी, ये याद रखिएगा, तारीख दाऊदी से पता चलता है कि जो बिहार की राजधानी है उसको परिवर्तित करके पटना कर दिया गया है, पहले बिहार शरीफ था। अब देख लेते हैं, अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में बिहार की सीमाएं रोहतास से तेलियाग और तिरहुत से पर्वतीय क्षेत्रों तक विस्तृत थी। इसके अधीन 7 सरकारें 199 परगने थे, जिसमें 55 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। अब्दुल खान कब था? अकबर के समय, ठीक है। औरंगजेब के समय तक तैबने के अनुसार इसमें 8 सरकारें और बिहार की बात हो रही है, ठीक है। 245 परगने थे, जिसने 96 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। एक बार शेरशाह हुमायूं का पीछा करते हुए मुल्तान तक चला गया था, जहां बलूची सरदारों ने उससे भेंट की और उसकी अधीनस्था भी स्वीकार कर ली। वहीं मालवा पर अधिकार, शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया, ठीक है। तो मेन जो था 1539 का युद्ध था चौसा का, ठीक है, जो हुमायूं को हराया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, मालवा पर आक्रमण करके इस पे भी अधिकार कर लिया तथा 1543 में उसे विजय प्राप्त हो गया। मालवा के साथ साथ मांडू, और मालवा जो है वो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। मालवा के साथ साथ मांडू और सतबाश पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया। फिर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। मालवा से लौटने के क्रम में शेरशाह ने 1542 में रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया तथा अपने बड़े पुत्र आदिल को वहां का हकीम नियुक्त कर दिया। रायसीन का अधिकार, 1543 तक रायसीन, भिलसा तथा चंदेरी पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया। फिर राजपूताना विजय, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं क्योंकि ये हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहता है। तो हुमायूं के प्रति सहानुभूति रखने वाले मारवाड़ के शासक राव मालदेव से शेरशाह असंतुष्ट था और वह उसकी शक्ति का नाश करना अफगान साम्राज्य की रक्षा हेतु आवश्यक समझता था। ऐसी स्थिति में उसके पास बीरमदेव और नागराज आए, जिसके समर्थन से शेरशाह मालदेव पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। मालदेव ने लड़ाई के लिए आगरा से काफी दूर युद्ध की योजना बनाई। मालदेव को पराजित करने में शेरशाह को अत्यंत कठिनाई हुई और उसने कहा, अरे मैंने एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है, ये याद रखिएगा। ये तो किस समय कहा गया था? जब मालदेव को पराजित करने गया था शेरशाह, ठीक है। शेरशाह ने मालदेव का पीछा करते हुए अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता आदि पर अधिकार कर लिया। अंततः मालदेव का संपूर्ण राज्य शेरशाह के अधीन हो गया।
फिर बीरमदेव और कल्याणमल को क्रमशः मेड़ता और बीकानेर का शासन दे दिया गया और जो से मेवात का समस्त प्रदेश खवास खां के हवाले कर दिया गया। शेर शाह का अंतिम युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट, जो शेर शाह का अंतिम युद्ध चंदेलों के साथ हुआ। उस समय भाटा के राजा वीर भानु द्वारा हुमार की मदद किए जाने के कारण शेर शाह उससे नाराज हो गया और वीर भानु ने भयभीत होकर कालिंजर के राजा कीरता सिंह के पास शरण ले ली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंतिम राजा चंदेल था जिससे शेर शाह अपने जीवन में लड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। 80,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी तथा अनेक बड़ी तोप लेकर शेर शाह ने कालिंजर पर 3 महीने तक घेरा डाला। एक दिन अपने सैनिकों के कार्य का निरीक्षण करते वक्त एक हाथ गोला के फटने से शेर शाह घायल हो गया, यहीं से उसकी मृत्यु हो जाती है और 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसकी मृत्यु के पूर्व उसकी इच्छा अनुसार कालिंजर दुर्ग पर अधिकार हो गया। वो जैसे ही सुना कि कालिंजर पे हमारा अधिकार हो गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिंहासन पर बैठते समय 1540 ईस्वी में शेर शाह की आयु 68 वर्ष थी। सोचिए, 68 वर्ष की आयु में वो सिंहासन पर ही बैठा था, फिर भी वो बहुत बड़े राज्य को प्राप्त करने में सफल हो गया। हालांकि वह केवल 5 वर्ष तक राजगद्दी पर रहा, किंतु इस अल्प काल में उसने ऐसा कार्य किया कि भारतीय इतिहास में अमर हो गया। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित किया, मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट है, शेर शाह ने पाटलिपुत्र जो पहले नाम था उसको पटना कर दिया। ठीक है, फिर रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली का किला ए कुहना नामक मस्जिद उसी ने बनाया, ये भी याद रखिएगा, रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली का किला ए कुहना, दोनों मस्जिद को शेर शाह ने बनाया। शेर शाह ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया, ये भी याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम में इसने भेद नहीं किया और जनसाधारण को सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। शेर शाह ने अफगानों को संगठित करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि वो चाहता था कि अफगानों का हमेशा मजबूती रहे। वो अफगान का नेता था और अफगान से ही उसके फादर आए थे। ठीक है, उसने किसानों की दशा सुधारने और राज्य की आय निश्चित करने के उद्देश्य से भूमि व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। भूमि के माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ये याद रखिएगा। ठीक है, 32 गज वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया गया भूमि को मापने के लिए। फिर कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत इसी ने कराया, ये तो लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम का प्रचलन शुरू किया। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जो 27 मई 1545 ईस्वी में। गले की बीमारी की वजह से वह काफी मात्रा में अफीम खाने लगा और इससे जलाल खां की मृत्यु हो गई 1553 में। ठीक है, तो इस्लाम शाह को जलाल खां भी कहा जाता है। तो इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, जो 1553 ईस्वी में। फिरोज शाह के गद्दी पर बैठने के 2 दिन बाद ही उसके मामा मुवारिज खान ने उसकी हत्या कर दी और खुद मोहम्मद आदिल, मतलब ये हत्या करने के बाद नाम बदल ले रहे थे। ठीक है, पहले मुवारिज खान था और उसके बाद फिर मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इस प्रकार सूरवंश की अंत हो गई। अब सूरवंश की स्थापना किसने की थी? तो शेर शाह ने। ठीक है, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब देख लेते हैं मुगल शासक का बिहार में कैसे कैसे विस्तार हुआ। तो शेर शाह के पश्चात बिहार के जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उसमें ताज खां करारानी, सुलेमान खां करारानी एवं दाऊद खां करारानी नाम शामिल है। इन शासकों ने 1580 तक बिहार पर अपना अधिकार बनाए रखा। सुलेमान खां करारानी ने अपने शासनकाल 1565 से 72 में राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसने अकबर के साथ सम्मान पूर्वक रवैया बनाए रखा, परंतु उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने अकबर के प्रति अहंकारी आचरण का प्रदर्शन किया। परिणाम स्वरूप मुगल बादशाह अकबर ने स्वयं बिहार आया था अकबर। ठीक है, उसके राज्य का पर आक्रमण किया और 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया तथा मिथिला के नरेश को भी पराजित कर दिया।
लगभग 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 1580 में मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। दाऊद खां करारानी नगर से पलायन कर गया। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया, जिसने 1587 से 1594 ईस्वी के दौरान यहाँ पर मुगल सत्ता को सुगमता से चलाया। उसने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर स्थानीय सरदारों को पराजित किया। ठीक है, मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बना ली। फिर जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश, छोटा नागपुर क्षेत्र जो अब झारखंड में है, पर मुक्त अधिकार कर लिया। फिर जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतीय, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। ठीक है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। फिर राजकुमारों को ही प्रांतपति नियुक्त कर दिया गया। तो 1702 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र, इसी का जो पुत्र है राजकुमार परवेज का, उसी का ये पूरा आगे बढ़ता जा रहा है परिवार। उसका पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबे नियुक्त कर दिया गया। बाद में राजकुमार अजीम को अजीमुशान की उपाधि दी गई। उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया गया। तो किसने? राजकुमार अजीम ने ही पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद किया था। बंगाल में 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जो बिहार भी उसके नियंत्रण में आ गया। इसी कारण मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण में बिहार आ गया। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। उसने अजीमुशान को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार आ गया। फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में 1713 में हुआ। ये भी याद रखिएगा, फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ठीक है, तत्पश्चात आगरा की लड़ाई में उसने जहांदार शाह को पराजित कर दिया और मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। फर्रुखसियर का शासनकाल जो था 1712 से 1719 ईस्वी तक था। बंगाल के नवाब ने 1733 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक यह स्थिति कायम रही। इसके बावजूद बिहार के क्षेत्र में प्रशासन चलाने के लिए एक उप नवाब एवं नायब नजीम को नियुक्त किया गया। इस श्रृंखला का आखिरी नवाब जो था अलीवर्दी खां अजीमाबाद में 1734 से 40 तक नवाब रहा। उसने 1740 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज खां को हटाकर बंगाल की गद्दी पर भी अधिकार कर लिया। उसने अपनी मृत्यु तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण कायम रखा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह होने शुरू हो गए। अलीवर्दी खान ने स्थिति संभालते हुए जैन उद्दीन हैबत जंग को बिहार में उप नवाब बनाया। फिर अफगानों ने 1748 ईस्वी में हैबत जंग की हत्या कर दी। ठीक है, इससे कुपित होकर अलीवर्दी खान ने स्वयं रानी सराय एवं पटना के युद्ध में अफगानों को कुचलकर विद्रोह शांत कर दिया। अलीवर्दी खान ने मराठों को भी 1751 में फतुहा के पास पराजित किया। मराठा लोग भी बिहार पहुंच गए थे। ठीक है, किंतु मराठों ने उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अलीवर्दी खां के निधन के बाद 1756 में उसका नाती जो था सिराज उद्दौला, तो अलीवर्दी खान का ही नाती था सिराज उद्दौला, बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर उसका अंग्रेजों से मतभेद हो गया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो 1757 पलासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बाद में मारा गया। उसके बाद मीर जाफर को, तो अलीवर्दी हो गया, उसके बाद सिराजुद्दौला हो गया, उसके बाद मीर जाफर। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। नया नवाब बना। इस समय इस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया। उसके बाद मीर जाफर के बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। अब देख लेते हैं बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, ब्रिटिशर्स और अन्य विदेशियों का आगमन हो गया। मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां 17वीं शताब्दी से ही सक्रिय रही। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। उनका सबसे पहले 1498 में जो पुर्तगाली आया था वो था वास्को डी गामा। ठीक है, याद रखिएगा, जो कालीकट केरल के तट पे आया था। उसका व्यापारिक केंद्र
बंगाल में हुगली या जहां से वे नाव द्वारा पटना आ जाते थे, वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में, मतलब कि ये जो पुर्तगाली थे वो चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और वापसी में सूती व अन्य वस्त्र ले जाते थे। ठीक है। अंग्रेज 1620 ईस्वी में ही पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया, मगर उसे वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में हुई। तो ये याद रखिएगा, 1620 में आया जरूर अंग्रेज बिहार में, लेकिन उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया 1651 में। ठीक है। पटना बिहार में डच फैक्ट्री जो है वो उसकी स्थापना हो गई 1632 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि डचों की फैक्ट्री पहले स्थापित हुए, अंग्रेजों की बाद में। डच की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोने की प्राप्ति में थी। बाद में अंग्रेजों ने नील की प्राप्ति में भी इस क्षेत्र को ले आया। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज जो है, अभी जो है गांधी मैदान के पास है, उत्तरी इमारत है, तथा अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, वहां पे अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, और डचों की जो फैक्ट्री थी वो पटना कॉलेज के पास थी। ठीक है। फिर एक अन्य फैक्ट्री डेन लोगों की थी जो वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप थी। इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। बिहार में यूरोपीय का और क्या क्या बातें हैं, तो यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से बिहार का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के तटवर्ती प्रदेशों तक और यूरोपीय देशों के साथ साथ उन्नत रूप से चल रहा था व्यापार। विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने इस काल में बिहार के व्यापारिक महत्व को समझा, खास के सूती वस्त्र के लिए और सोरा के लिए। ठीक है। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रांसीसी यात्री था तैवर्निए ने अपने विवरण में लिखा, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। लगभग इसी काल में बिहार आए एक अन्य यात्री मैनरिक ने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई। ये भी एक व्यापारी था मैनरिक, जो बिहार में आया था। तो ये मुख्यतः महत्वपूर्ण है, तैवर्निए। ठीक है। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने भी इस काल में पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग के ऐश्वर्य जीवन की चर्चा की। बिहार का राजनीतिक महत्व भी इस व्यापार के संदर्भ में बहुत अधिक था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में बिहार के अंग्रेज फैक्ट्री जो थे, व्यापारिक अधिकारी को दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी लेने और उससे बंगाल के अधिकारी को अवगत कराने का दायित्व भी पूरा करना पड़ा। ये देख लीजिए, कुछ मुख्य यूरोपीय कंपनियां थी उस समय जो बिहार में आई थी और किस कारण से आई थी। तो इसे कंपनी का नाम पुर्तगाली फैक्ट्री, जिसका स्थापना ईयर अभी उपलब्ध नहीं है। फिर उत्पादन, क्या उत्पादन करती थी, तो सूती वस्त्र। फिर डच जो थे नीदरलैंड फैक्ट्री, ये 1632 में स्थापना हुई और सूती वस्त्र, अनाज और सोरे का उत्पादन करती थी। फिर ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में पटना में बनी जो नील और सूती वस्त्र की उत्पादन करती थी। फिर डेन फैक्ट्री 1774 में पटना सिटी में बना जो सूती वस्त्र का उत्पादन करता था। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देख लेते हैं, अब पूरा का पूरा बिहार का हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं। ठीक है। और उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? हुमायूं तो नहीं मिला पाया था क्योंकि इस समय शेरशाह एक्टिव था, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। ठीक है। बाबर नहीं मिलाया था, तो ये अकबर हो जाए। अकबर ने स्वयं जाकर यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अकबर ने। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए है एबाज, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी अली मर्दान और ऑप्शन डी मलिक चानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक चानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? जिसका पहला ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन है
जहांगीर के शासनकाल में, तीसरा ऑप्शन है शेर शाह सूरी के शासनकाल में, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश राज्य के दौरान, उसी के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई मुस्लिम शासकों की। ठीक है, अब देख लेते हैं किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी की स्थापना पर पटना शहर बसाया। तो ऑप्शन ए है शेरशाह ने। शेरशाह ने ही मुख्यतः पटना का नाम बदला, ठीक है, पाटलिपुत्रा का नाम बदला, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी है बादशाह अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजादा परवेज ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया गया किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए शेरशाह, अभी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में कि शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र को पटना किया, नाम परिवर्तित किया, उसके बाद पटना को अपना राजधानी बनाया। अब देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन, मध्यकाल के किस शासक ने के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो किसके शासनकाल में रहा? तो ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। बहुत ही अच्छा प्रभावी शासक था, मात्र 5 वर्ष के शासन में वो बहुत बड़ा राज्य का विस्तार किया। ठीक है, फिर आठवां क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कौन था। तो शेरशाह सूरी ही यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, इसका भी उत्तर शेरशाह सूरी ही। अब देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथ नष्ट हुआ। तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ही इसका उत्तर सही है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो अकबर कब था, सबसे बड़ी चीज तो अकबर का अगर जिसको टाइमलाइन याद है तो वो क्लियर बता देगा कि कब होगा। तो पहला ऑप्शन है 1590, दूसरा ऑप्शन है 1576, तीसरा ऑप्शन है 1575 और चौथा ऑप्शन है 1572। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1575। ठीक है, 1575 इसका सही उत्तर है। उसी समय बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था। तो पहला, यह एक अलग सूबा था, राज्य कोष को इस प्रदेश में अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। यह एक महत्वहीन प्रांत था, इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से यही महत्व था। ठीक है, दिल्ली और बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था, तो इसका सबसे बड़ा महत्व यही था। ठीक है, डी। फिर 12वां क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी, ठीक है, दीवानी प्राप्त की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1765 और ये डेट फैक्ट्स बहुत याद करने पड़ते हैं, 21 अगस्त 1765। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 12 अगस्त 1765। ठीक है, इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। तो पहला ऑप्शन है यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बंगाल के नवाब के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बंगाल के नवाब के अधीन। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिए। ठीक है, और इसमें हम लोग एमसीक्यू भी डिस्कस किए। और भी अगर कोई समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।